गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कृतिका के चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें में पढ़ा कि लेखिका ने किस प्रकार अपने परिवार के बारे में बताया कि उसकी 5 बहनें थीं और एक भाई थे, और जिसमें से 4 बहनें जो है लेखन कला का काम करती थीं, जिसमें से लेखिका भी करती थी। तो लेखिका के परिवार वाले उनके द्वारा लिखे गए लेखों को नहीं पढ़ते थे, लेकिन बाहर के लोग उनके लेखों को पढ़ते थे। और लेखिका ने बताया कि इस बात को लेखिका को जो है संतुष्ट होने में काफ़ी समय लगा, लेकिन लेखिका ने बताया कि किस प्रकार से उसको इसका भी फ़ायदा मिला। अब लेखिका यहाँ अपने बारे में बताना चाह रही है, उसको हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ते हैं। शादी के बाद लेखिका कहती है कि बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था, वहाँ रहती थी, जहाँ मर्द और औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते हो तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बों का मतलब एक सेगमेंट, यानी अलग अलग उनका पार्टीशन होता था। दड़बों का मतलब पार्टीशन होता था। अगर पति पत्नी भी हैं तो पति अलग बैठता था और पत्नी अलग बैठती थी, वो कहने का मतलब। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मतलब वो ड्रामा वगैरह भी करती थी लेखिका। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। वो मतलब जो हाँ ये सब प्रचलन था, लेखिका का कहना था कि लेखिका ने इस सब बातों से हिम्मत नहीं हारी, नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। मतलब वहाँ इतनी पर्दा प्रथा थी कि खुद के अपने पति के साथ औरतें, जब वही बता रही लेखिका कि जब वो अपना फिल्म वगैरह देखने जाती थी तो उनका पति और अलग अलग रहते थे, लेकिन लेखिका वहाँ जब कुछ दिन रही तो उनके विचारों को लेखिका ने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। फिर लेखिका का कहना है कि जो ऐसी औरतें जो कि शादीशुदा औरतें थीं, पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए उनको भी तैयार कर लिया। अगले 4 साल तक लेखिका का कहना था कि उसने नाटक किए, और जो उससे उस लेखिका को धन मिला उसको अकाल राहत कोष के लिए, अकाल का मतलब सूखा पड़ गया था, उसको रिलीफ फंड में वो उसने वहाँ दान कर दिया। उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे, फिर वहाँ से जब 4 साल रहने के बाद वहाँ से दूसरी जगह गई तो कर्नाटक के और छोटा कस्बा था, डालमिया से भी छोटा, जिसका नाम था बागलकोट में पहुंच गई। तब लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर लेखिका ने कहा कि कैथोलिक बिशप, मतलब कैथोलिक बिशप यानी क्रिश्चियंस जो होते हैं उनकी ब्रांचें होती हैं, उनकी शाखाएं होती हैं। तो जो लेखिका बात कर रही वो कैथोलिक की बात कर रही है। तो कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त का मतलब प्रार्थना की कि उनका मिशन मतलब जो ट्रस्ट होता है वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से, वहाँ जो सीमेंट बनाने का कारखाना था कर्नाटका में, तो लेखिका ने कहा कि जो सीमेंट कारखाने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा आर्थिक रूप से, हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें, जो उनका टाउन एरिया है वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा कि क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, भाई चूँकि वो क्रिश्चियन अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उनका कहना है कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग कम हैं तो हम ये कैसे करेंगे, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लिए सिद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन जो बच्चे नहीं हैं उनको भी तो शिक्षा पाने का हक है। अपना इसरार का मतलब होता है आग्रह, जारी रखा, मतलब बार बार ये रिक्वेस्ट करती रहीं, प्रार्थना करती रहीं। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं
बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया, लेखिका का कहना था कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, जो मतलब कैथोलिक बिशप से बात करने गई थी, तो वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। उनका कहना था कि ये समस्या आपकी है, मेरी तो है नहीं, तो हम क्यों उसमें जो है रिस्क लें। बात कड़वी थी, पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। लेखक कहना है कि वो सही तो बोल रहा था, लेकिन जब सही बोल रहा था तो लेखक कहना था कि हाँ, सही के सामने हमारा सर झुकाने की आदत बचपन से। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़, वहाँ की जो राज्य की भाषा थी कर्नाटका की, वो भाषा थी कन्नड़, और अंग्रेजी तो भाई इंटरनेशनल भाषा ही है, और हिंदी भी काफ़ी राज्यों में चलती थी। तो 3 भाषाओं का, अंग्रेजी, हिंदी, और चूँकि वहाँ रीजनल क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ थी तो कन्नड़ भी रखना ज़रूरी था। 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी, ये लेखिका ने दृढ़ निश्चय किया, डिटर्मिनेशन किया। कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। व्रत का मतलब जो उसने ठान रखा था। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। लेखिका का कहना है कि लेखिका के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े, और भी जो बहुत संभ्रांत लोग थे उनके बच्चे भी पढ़े। बाद में जो फेमस स्कूल में, क्योंकि प्राइमरी स्कूल था, तो प्राइमरी के बाद जब उनको ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत हुई तो वो अपना दूसरे स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में अपना एडमिशन करा दिए बच्चों का। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। लेखिका कहती है कि वो समाज के जो तौर तरीक़ों पर उसने कई बार चैलेंज किया, ये लेखिका का कहना था। जिद्दीपन नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। लेखन के बारे में लेखिका कह रही है, पर सब कुछ कर लेने पर अब अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1925 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। उस समय का बारे में बता रही कि कितनी ज़्यादा बारिश हो गई थी दिल्ली में। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस क़यामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल का मतलब होता मुनासिब जवाब किसी के पास नहीं था। जब लोग कहे कि स्कूल मत जाओ, स्कूल बंद होगा, तो वो कहा कि आपको कैसे पता? जैसे जहाँ हम हैं वहाँ आप भी हैं, तो आप कैसे बता रहे हैं स्कूल बंद है? हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, लैंडलाइन वाला वही फ़ोन। तो रेणु अकेले पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थोड़ा थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था, मतलब स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, मतलब मलाल का मतलब पछतावा नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था
मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। ये लेखिका ने अपने परिवार का, अपने नानी का, अपने दादी का, अपने परदादी का, अपनी बहनों का, अपने भाई के बारे में बहुत ही यहाँ रोमांचित जो है चित्रण किया है। अब आज ये चैप्टर की व्याख्या आपकी कंप्लीट हो गई और मंडे को इसका जो है प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो।